नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आपकी संस्कृत क्लास में। जी हाँ, आपकी संस्कृत क्लास। और हम आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक संस्कृत को लेकर, जो है बिल्कुल बेसिक। नीचे से शुरू करना चाहिए। जब सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो सबसे पहले क्या 10वीं सीढ़ी पे छलांग लगाते हो? नहीं ना, सबसे नीचे की सीढ़ी पर पैर रखेंगे, तभी मजबूती के साथ ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी धातु और उनके रूप और उनके प्रयोग के बारे में। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। लगभग, सही नहीं संख्या पता, या तो 1956 या 1958 कुछ ऐसी है, लगभग 2000 धातुएं हैं। धातु, संस्कृत में धातु यानी रूट, जिससे कि वह शब्द बनता है। हिंदी में भी होता है पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ रहा था, पढ़ चुका है, पढ़ेंगे, पढ़ गए, कितने शब्द बनते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। लेकिन संस्कृत का तो भाई शब्द भंडार बहुत अधिक है, इसलिए संस्कृत में एक धातु से अनेक शब्द बनते हैं। अगर मैं गिनाऊं ना तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। बताएं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। पठ धातु है, लट लकार के 9 शब्द बने। इस तरह 5 लकार होते हैं और सब में 9 शब्द बनते हैं। 9 5 45 वर्ड्स ही हो गए। फिर कुछ परस्मैपदी धातुएं हैं, कुछ आत्मनेपदी धातुएं हैं, कुछ उभयपदी धातुएं हैं, यानी 45 और 45 90 शब्द हो गए। पठ धातु से बनने वाले 90 शब्द हो गए। इसके बाद अनेक प्रत्यय हैं, तव्य, तनिय, रिक्त, इक्तवतु, इक्तवा, ल्यप, तुमुन, क्षत्रि, शानच, उनसे बनने वाले शब्द वो भी 3-3 लिंगों में, तो वो भी होंगे कुछ नहीं तो 50-60 शब्द। तो भाई कितने सारे शब्द बन गए। इस तरह संस्कृत के अनेक शब्द बनते हैं, पर उसके बेस में है धातु। आज हम जानेंगे धातु, 5 लकार, और उनमें से भी लंग लकार के रूप कैसे बनते हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। प्रयोग भी सीखना बहुत जरूरी है। संस्कृत रटी थोड़ी जाती कि भाई रूप रट लो। भाई रूप रटने से क्या होगा, उसका प्रयोग भी तो सीखना पड़ेगा ना, कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, वाक्य कैसे बनाने हैं, तभी तो आप संस्कृत सीख पाएंगे। तो बस हम आज ज्यादा समय नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि धातु रूप लंग लकार में कैसे बनेंगे। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं आज का पाठ, जो है धातु और धातु रूप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप धातु है। जैसे अगर हिंदी में होता है पढ़ना, तो पढ़ मूल धातु होती है। पढ़ना से होता है पढ़ से मूल धातु होती है। पढ़ मूल धातु है, उससे बनता है पढ़ना। ऐसे ही संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में है पठ, और पठ से बनता है पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामा। इसी तरह लंग लकार, लोट लकार, ऋट, विधिलिंग सारे रूप बनते हैं। ये आप जान चुके हैं, इतना आप जानते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं भाई? कैसे बनते हैं? धातु में प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय सफिक्स, जो पीछे जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय, जो पहले जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग भी होते हैं भाई। उपसर्ग धातु के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय धातु के बाद में जुड़ते हैं। और फिर धातु में जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो विभिन्न काल बन जाते हैं। कौन से काल? वर्तमान, भविष्य, भूत, यही सब कुछ। लेकिन वह पढ़ने के पहले, काल के बारे में पढ़ने के पहले हमें जानना चाहिए धातु के प्रकार। जैसे मैंने आपको बताया 2000 से अधिक धातुएं हैं भाई। तो उन धातुओं को कैटेगराइज किया गया है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी के रूप में। परस्मैपदी, जिनके रूप पठती, पठता, पठन्ति चलते हैं, उनके प्रत्यय होते हैं ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। आप जानते हैं ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह, ये परस्मैपदी रूप होते हैं। और आत्मनेपदी रूप होते हैं जिनके प्रत्यय होते हैं ते, एते, अंते, से, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। मैं ऐसे गा के याद कराती हूँ, उससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग रहती है भाई। पढ़ाई बोरियत नहीं होती, पढ़ाई में रुचि बनी रहती है, और याद भी हमेशा के लिए होता है। क्यों? गीत कभी भूलते थोड़ी हैं, बचपन की याद की हुई पोएट्री, पोएम कभी भूलोगे थोड़ी। बस वैसे ही संस्कृत भी नहीं भूलने वाले हो। अब देखिए, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, यानी कुछ रूप होते हैं जिनमें ती, त, अंति लगता है, पठती, पठता, पठन्ति, और कुछ इनमें ते, एते, अंते लगता है, सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे रूप चलते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो बहुत अवसरवादी हैं भाई। जैसे आजकल के राजनीतिज्ञ, कैसे भाई कि वो कभी तो परस्मैपदी हो जाती हैं और कभी आत्मनेपदी हो जाती हैं, तो इन्हें उभयपदी कहते हैं। उभय माने दोनों में शामिल हो जाती है, दोनों पार्टियों में।
तो जब नी धातु परस्मैपदी होती है तो रूप चलते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। और जब नी धातु आत्मनेपदी हो जाती है तो इसके रूप चलते हैं नयते, नयेते, नयन्ते। देखा, अवसरवादी धातु है, बहुत अवसरवादी है। तो भाई ये हो गई परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातुएं। और धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप। यानी पठ है धातु, पठती है क्रिया, वर्ब। देखो ना, क्रिया का मूल रूप धातु है तो ये हो गया धातु और ये पठती हो गई क्रिया। अब आगे देखिए और आपके लिए क्या है। अब जानिए भाई संस्कृत में काल को क्या कहते हैं। काल यानी टेंस। काल को कहते हैं लकार। क्यों कहते हैं लकार? कभी ये मन में क्वेश्चन आया था आपके कि नहीं आया कि लकार क्यों कहते हैं? आज देखिए वो रहस्य बिल्कुल आपके सामने खुल जाने वाला है। क्या रहस्य भाई? कि लट लकार होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लंग लकार इज भूतकाल, पास्ट टेंस, जो हो गया। यह है पठती, यह है अपठत। फिर है लिट लकार, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। फिर है लोट लकार। संस्कृत में इंग्लिश में 3 होते हैं, यहाँ है लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए इसका प्रयोग होता है। इम्पेरेटिव मूड इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं। फिर 5वां है विधिलिंग लकार यानी विधि अर्थक, पोटेंशियल मूड। बताया जाता है काम, कौन सा काम कैसे करना है, विधि उसकी, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए, वो सब होता है विधिलिंग लकार। इसके अलावा विधिलिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद देने, कामना करने के लिए भी किया जाता है। और लोट लकार जैसा कि दिख रहा है आज्ञा के लिए होता है, ऑर्डर के लिए। इसको पहचान याद रखना, आज्ञा इज इंग्लिश में ऑर्डर, और यहाँ भी ओ फॉर ऑर्डर दिख रहा है, लोट में भी ओ दिख रहा है, तो ये याद रहता है बच्चों को। तो ये हो गए भाई लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अब पता चला इन्हें लकार क्यों कहते हैं। जो समझदार हैं जान गए होंगे, समझदार को इशारा काफी। ये सब ल से शुरू हो रहे हैं, ल ल ल ल ल, लिंग लकार, इसे लिंग भी कहते हैं, विधिलिंग भी कहते हैं। तो सब ल से शुरू होते हैं, इसलिए इनको लकार कहते हैं। हो गया आज पूरे राज का पर्दाफाश, समझ में आ गया आपको? हाँ, तो संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, ये इनके नाम है। और ये आपको याद होना चाहिए, वर्तमान लट, लंग, लिट, लिट, लरट नहीं बोलेंगे, ये री है, लिट लकार, लोट और विधिलिंग लकार। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है आपके लिए। अब तो भाई जो मैं आपसे कहती हूँ ना, मेरे पास कमाल की जादू की ट्रिक्स हैं रूप याद करने की, हर तरह के व्याकरण को याद करने की। तो आज रूप याद करने की ट्रिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि लंग लकार का रूप कैसे याद किया जाए। भूतकाल, अभी आपको बताया था मैंने, धातु में प्रत्यय लगाकर रूप बनते हैं। आपको यह पता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अनुसार क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या याद करनी है? हमें सिर्फ प्रत्यय याद करना है, हमें पूरे रूप नहीं याद करने। 2000 धातुएं हैं, कहाँ तक याद करेंगे? हमें तो शॉर्टकट मेथड और स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग याद करना है। स्मार्ट वे, क्या स्मार्ट वे? सिर्फ ये लास्ट का प्रत्यय याद कर लो और किसी भी धातु में फिट करो, रूप बन जाएंगे। देखिए प्रत्यय इस प्रकार है, प्रथम पुरुष एक वचन त, द्विवचन ताम, बहुवचन न। इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन अह, द्विवचन तम, बहुवचन त। यह त, यह त, फर्क है भाई, त हलंत लगा है, स्वर नहीं है इसमें। और यह त, पूरा त। म आव आम, यहाँ न है, यहाँ म है, यहाँ त हलंत, यहाँ त बिना हलंत के, ऊपर ताम, नीचे तम। ठीक है, अब इसको ऐसे याद करो। कैसे याद करो? कौन सा मेथड? ये अपनी बीच की 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियां भगवान ने इसीलिए ऐसे ऐसे कॉलम बना के दे दिए हैं कि संस्कृत पढ़नी थी भाई हमको। देखिए बहुत बढ़िया तरीका है। त ताम न, अह तम त, म आव आम, यही तो लिखा है यहाँ पे, त ताम न, अह तम त, म आव आम। तो त ताम न, अह तम त, म आव आम, ये हो गया एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। इसीलिए भगवान ने बनाई है। संस्कृत पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, सीखो और उंगलियों की हेल्प लो अपने। 3 उंगलियों से याद हो गया। तो अब अगर आपको ये याद हो जाए ना, पूरे के पूरे प्रत्यय याद हो गए अगर आपको, फिर कहीं कोई कष्ट नहीं रहेगा। एक बार और गाइए मेरे साथ। त ताम न, अह तम त, म आव आम। आज दिन में 2-4 बार गा लीजिएगा, अपने घर में सबको सुना दीजिए, पक्का याद हो जाएगा। अब आगे इनका प्रयोग देखो, पठ धातु में जोड़ेंगे तो बनेगा अपठत,
ये अ कहाँ से पैदा हो गया, ये कहाँ से टपका, ये ऐसे टपका कि जब लंग लकार के रूप बनते हैं तो धातु के पहले अ लगता है। जैसे पठ है तो अपठत बनेगा, हस है तो अहसत बनेगा, गम है तो अगच्छत, गम से गच्छ होता है, अगच्छत बनेगा। और अगर आ प्लस गम है तो क्या बनेगा, क्या 2 बार आ लगा दें हैं कि मैम आप तो कह रही हैं धातु के पहले अ लगेगा, धातु आ प्लस गम है तो क्या यहाँ एक और आ लगा दें? नहीं भाई, फिर मैंने आपको बताया संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, यहाँ लिखा हुआ है धातु के पहले अ लगता है, धातु है गम, तो क्या होगा फिर, कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये गम धातु है, गम के पहले अ लगाइए और आ उपसर्ग पहले ही लगा हुआ है तो संधि भी तो हो जाएगी, स्वर संधि होगी, दीर्घ संधि, आ प्लस अ मिलके बनेगा आ और शब्द बनेगा आगच्छत। देखा, ऐसे ही एक है गम धातु में उप, आगम माने आना और उप प्लस गम माने पास आना, तो गम धातु है कि उप धातु है? जी हाँ, गम धातु है। यहाँ पर अ लगेगा, जब यहाँ अ लगा देंगे तो ये शब्द बनेगा उपागच्छत, उप प्लस अ प्लस गम। जब ये स्थिति होगी भाई तो शब्द बनेगा उपागच्छत। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, दोनों मिलके दीर्घ संधि हो जाएगी, उपागच्छत बनेगा। एक और आपको बताऊं, संधि भी चल रही है ना इसलिए बता रही हूं। अगर नी प्लस वस धातु है, वस माने रहना, नी प्लस वस निवास करना, तो वस धातु है, इसमें अ कहाँ लगाएंगे आप? लंग लकार बनाने के लिए अ लगता है धातु के पहले, हाँ यहाँ लगाएंगे भाई, बीच में लगाएंगे, तो ये स्थिति हो जाएगी नी प्लस अ प्लस वस। तो अब क्या होगा, अब ये ई और अ यण संधि हो जाएगी भाई, ई का य हो जाएगा। कैसे? प्रति प्लस एकम क्या होता है? हाँ, प्रत्येकम। इति प्लस आदि क्या होता है? इत्यादि। तो यहाँ क्या बनाओगे? यहाँ बनेगा न्य वसत, न्यवसत। कैसे बना? फिर देखो, ई बदला य में, ऐसा वाला य, हलंत वाला, अ उसमें आपने जोड़ दिया तो य पूरा हो गया, न्यवसत। हर जगह लॉजिक है, एलजेब्रा की इस तरह स्टेप्स में हल कर रहे हो, पहला स्टेप पे दूसरा स्टेप पे तीसरा स्टेप, देखा? कोई स्टेप मिस मत करिए, गलती होगी ही नहीं। और इस प्रकार आप दुनिया भर के शब्द बना पाएंगे। मैंने कहा ना 2000 धातुएं हैं, रूप नहीं याद करने सारे, ऐसे ऐसे टेबल थोड़ी रटनी है, बस प्रत्यय याद करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। एक बार और बोलते हैं, त ताम न अह तम त म आव आम, अपठत अपठताम अपठन, उंगली पे, हाँ याद आया ना, उंगली पे करना चाहिए ना। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, अब इनका प्रयोग तो आपको पता है, ये सह तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम, जी हाँ वयम। वह सह अपठत, वह पढ़ता था, तऊ अपठताम, वे दोनों पढ़ते थे, ते अपठन, वे सब पढ़ते थे, त्वम अपठ, तुमने पढ़ा, युवाम अपठत अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, अपठ तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा, अहम अपठम, मैंने पढ़ा, आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा, और वयम अपठाम, हाँ जी हम सब ने पढ़ा। ऐसे इनका प्रयोग होगा। अब प्रयोग कैसे होगा ये आप जान चुके हैं, तो भाई थोड़ी दिमागी कसरत भी तो होनी चाहिए। ये लीजिए, दिमागी कसरत के लिए लंग लकार का प्रयोग आपके सामने है। कैसे करना है अब आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। आपने सब सीख लिया है कि लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए फिर एक स्मार्ट मेथड आपके पास आपके लिए है। क्या है? आप यहाँ डैश लगा लीजिए 9। ये डैश क्या है? ये आपके हेल्प करेंगे। ये है त ताम न अह तम त म आव आम। जब कोई ऐसा सेंटेंस आता है, बच्चे हवा में मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं गम धातु का क्या बनेगा। अरे भाई आसमान में थोड़ी लिखा है, कक्षा की छत पे थोड़ी लिखा हुआ है जो जैसे वो मुंह ऊपर करके देख रहे हो आप। तो ये 9 डैश बना लो। सह यहाँ आता है भाई, तो गम धातु का ये वाला शब्द ही आएगा, त लगेगा, गम में त लगेगा, तो ये क्या बनेगा? अगमत। अगमत होता है क्या कि अगच्छत क्या होता है? हाँ, अगच्छत शब्द बन जाएगा। देखा,
ये अगर आपने डैश लगाए हैं तो कितना आसान हो गया भाई जीवन। ये लीजिए, अब है क्री धातु त्वम के साथ। त्वम कहाँ आता है इस टेबल में? यहाँ बीच वाली लाइन में आता है, यहाँ बताया था ना त्वम यहाँ आता है। तो यहाँ होगा त ताम न अह आएगा। तो शब्द क्या बनेगा? अ पहले लगेगा। अकरोह, ये क्री धातु के रूप आपको हमेशा याद रखने चाहिए, इनके बिना कोई सेंटेंस बनते नहीं है। फिर है भवान पुत्र। ये मैंने सेंटेंस जान के लिखा है क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं। भवान के साथ, भवान माने आप, तो समझते हैं इसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी ना। भवान माने आप, इसलिए आदरार्थ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष एक वचन है, भवान माने आप। अगर त्वम होता तो मध्यम पुरुष होता, भवान है तो प्रथम पुरुष। तो यहाँ आता है फिर भवान, तो एक वचन है तो यहाँ आएगा। तो वस धातु का रूप यहाँ क्या आएगा? त ताम न, त आएगा। तो ये क्या बनेगा? वसत। अच्छा, आपने वसत बोला तो वसत लिख देते हैं। नहीं, आप समझ गए क्यों मैंने ऐसे लिखा है। यहाँ अ भी तो लगेगा क्योंकि धातु के पहले अ लगता है हमेशा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वानराह फलानी भक्ष। भक्ष माने खाना, बंदरों ने फल खाए। कितने बंदर हैं? यहाँ देखिए कितने बंदर हैं। वानराह बहुवचन है, तो बहुवचन की लाइन ये वाली है। तो ये तो त्वम युवाम यूयम की लाइन होती है, ये आमा वाम वयम की होती है। बाकी सब संज्ञा सर्वनाम शब्द यहीं आते हैं। यहाँ आएगा बहुवचन में यहाँ वाला, तो त ताम न, ये बनेगा अभक्षयन। इसमें य जुड़ता है रूप बनाने के लिए, अभक्षयन, ये शब्द बन जाएगा भाई। अब है प्रच। ये धातु भी मैंने जान के लिए क्योंकि परिवर्तनशील धातु है, इसका रूप बदलेगा। जैसे गम भी परिवर्तनशील है, गम का गच्छ बना, तो प्रच्छ का क्या बनेगा? और युवाम के साथ आ रहा है। युवाम इस टेबल में कहाँ आता है? यहाँ आता है बीच में। तो त ताम न अह तम, हमें तम लगाना है। अ पहले लगता ही है, ये आपने सीख लिया। अब ये याद रखो, प्रच्छ का प्री हो जाता है। ये परिवर्तनशील धातु है, अप्रच्छतम। तुम दोनों ने क्या पूछा? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अपृच्छतम, प में रील हो जाएगा, र के बजाय री। एक और परिवर्तनशील धातु है दृश्य, इसके रूप दृश्यति नहीं होते, पश्यति होता है, पश्य हो जाता है। और ये अहम, अहम कहाँ था भाई इस टेबल में? आप सीख चुके हैं। सह तौते त्वम युवाम यूयम, अहम यहाँ आता है। और जब लंग लकार के प्रत्यय जोड़ेंगे तो त ताम न अह ताम त म पे गाड़ी अटक गई, म आता है। तो ये क्या बनेगा? धातु के पहले अ जोड़ना है, फिर दृश्य का बनेगा पश्य, और फिर क्या लिखेंगे? अपश्यम। ये लीजिए, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल, कितने कमाल की तरकीब बता दी भाई आपको। ये डैश हमेशा लगा लो आपके लिए, ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी गाइड है, ये आपकी कुंजी है, ये आपकी की है, आंसर की। यही सारे आंसर छुपे हैं, किसी को नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं। तो ये है वो स्मार्ट मेथड जिससे आप इसका प्रयोग करेंगे। हमेशा कर्ता पे निगाह डालिए, ये कर्ता इस टेबल में कहाँ आता है। फिर उसका वचन देख लीजिए, तो वचन की लाइन ढूंढ लीजिए। और फिर धातु केतु, भाई आपको पता होना चाहिए कौन सी परिवर्तनशील धातु है, क्री, प्रच्छ, दृश्य, गम, तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। इस टॉपिक पे आगे और भी एक्सरसाइजेज आएंगी, आप जुड़े रहिएगा मुझसे। मैं आपकी कक्षा में आप भी नहीं होंगे तो भला क्या मजा आने वाला है मुझको, आप साथ आएंगे तभी आनंद आएगा। तो बस हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जो कुछ भी हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज कर दिया जाए। रूप याद करने की आपको ट्रिक बताई है, और साथ ही बताया है कि लंग लकार में धातु के साथ अ जुड़ जाता है, ये भी बता दिया था। और कैसे संधि होकर ई का य बन जाता है, ये भी आपने सीखा। फिर हमने उससे पहले ये जान लिया था कि संस्कृत में काल को लकार क्यों कहते हैं, क्योंकि सब ल से शुरू होते हैं। जी हाँ, और ये तो हम जान ही ले चुके हैं कि धातु के दो प्रकार तो हैं ही, एक तीसरा और है उभयपदी, अवसरवादी, जिसको मैंने नाम दे दिया क्योंकि वो कभी परस्मैपदी हो जाता है, कभी आत्मनेपदी हो जाता है। ठीक है, तो भाई संस्कृत इस तरह से आज हमने पढ़ी, बहुत आनंद आया आपके साथ संस्कृत पढ़कर, आपको सिखाकर। और अगर आप ये स्मार्ट मेथड्स याद रखेंगे और अच्छी तरह पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाने कोई कठिन नहीं है, याद रखिएगा। टारगेट 100 टारगेट है मेरी क्लास के बच्चों का। तो बस अब आज के लिए समाप्त करते हैं, आगे आपसे फिर मिलेंगे। आपको अनंत शुभकामनाएं।